हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। एंड ये सेकंड वीडियो है हमारी रोमन बाइजेंटीन एम्पायर के बारे में। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ डिसीसिव बैटल्स जो हुई रोमन एम्पायर ससानीद या मुस्लिम्स के बीच में, या फिर जो वहाँ पर इंक्लूजन हुआ उसको ख़त्म किया गया, उसी बारे में डिस्कस करा था हमने। देन हमने फॉल भी देखा था यहाँ पर किस तरह से फॉल हुआ बाइजेंटीन एम्पायर का। तो अब यहाँ पर जो दूसरी वीडियो है इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, सोसाइटी, और रिलीजन के अंदर ही हम खास कर देखेंगे यहाँ पर बाइजेंटाइन एम्पायर जो चर्च है वहाँ का सिस्टम क्या था उसका, क्योंकि वो जो रोमन कैथोलिक चर्च है उससे काफ़ी अलग था यहाँ पर। तो पहले हम बात करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ पर जो एम्परर है, एम्परर को इसे हम बोलते हैं महाराजा, या फिर जो राजा बैठता है गद्दी पे वो टाइटल्स लेता है, विक्रमादित्य, महाविराट, मतलब बहुत सारे टाइटल लिए जाते हैं इस तरह के। तो उन्हीं में से टाइटल चलते थे वहाँ पर भी। जैसे मिस्र में होते हैं उनको हम फ़िरौन बोलते हैं, मतलब फ़िरौन भी बोलते हैं, फ़ेरो भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इनको बेसिलस कहा जाता था, या फिर बेसिला, या फिर बेलिसास, कई इनके नाम इस तरह से होते थे। मतलब जो एम्परर है वहाँ पर उसको हम बेसिलास कहते थे, या फिर बेसिलस। ठीक है, एम्परर हो गया। एम्परर ही वहाँ पर ऑल इन ऑल था, मतलब वही ताकत सिर्फ एम्परर के ही हाथ में सबसे ज़्यादा थी वहाँ पर। अगर हम बात करें बाद के टाइम की काफ़ी, तो वहाँ पर जो चर्च का इन्फ्लुएंस है बढ़ जाएगा, चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, क्योंकि चर्च धर्म के आधार पर लोगों को बहकाएंगे। खास वो जो पोप होंगे वहाँ पे लोगों को अंधभक्त कर देंगे एक तरह से, बिल्कुल वो। तो वो चीज़ रहेगी। फ़िलहाल इस टाइम तक यहाँ पर जो चर्च की अहमियत है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो लोगों ने अडॉप्ट कर ली थी, मगर क्रिश्चियनिटी के ऊपर दबदबा उस टाइम तक भी जो पोप थे उनका पूरी तरह से नहीं हो पाता। हालांकि यहाँ पर हम बात करें 8th सेंचुरी के बाद से ही काफ़ी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल चर्च के हाथ में आ जाएगा। देन हम देखते हैं भाई, जब राजा है तो उसकी सपोर्टिंग टीम भी यहाँ पर होगी, मतलब मंत्रिमंडल। तो हाँ, यहाँ मंत्रिमंडल भी, एक तरह ब्यूरोक्रेसी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी यहाँ पर, मगर उस तरह की ब्यूरोक्रेसी नहीं थी कि भाई जाहिल लोग हों, कोई ऐसे ही किसी को उठा के बना लिया। मगर यह था कि जो जिस फील्ड का माहिर है उस फील्ड के इंसान को उसी फील्ड का यहाँ पर काम दिया गया था। यहाँ पर आर्मी के लिए जो कमांडर वगैरह होंगे वहाँ से ही आर्मी से लाया जाता था उनको, और बनते थे फिर वो यहाँ पर। मगर फिर भी जो फाइनल डिसीजन मेकिंग जो थी यहाँ पर वो एम्परर के ही हाथ में थी, ये सिर्फ इनको सजेशन यहाँ पर दे सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिर जब एम्परर हो गया उसकी कोर्ट हो गई तैयार पूरी की पूरी, अब राजा बनेगा कैसे, इसके रिगार्डिंग वहाँ पर कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता वहाँ पर हमें कि कोई सक्सेशन का वहाँ पर रूल था कि भैया थ्रोन को सक्सेशन कौन करेगा, मतलब कौन गद्दी पे बैठेगा, राजा जो नया राजा बनेगा वो कौन बनेगा यहाँ पर। तो इसमें सीधी सी बात यहाँ पर थी कि जो एम्परर था उसको हम ये लोग मानते थे कि ये भगवान का रूप है, दुनिया के ऊपर, दुनिया में भेजा गया भगवान के जरिए से है, क्योंकि एम्परर जो थे वो अपने आप को ऐसा क्राइस्ट के साथ दिखाया करते थे कई बार पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, अब जो एम्परर था वही कमांडर ऑफ चीफ होता था आर्मी का, और हेड भी था चर्च का और गवर्नमेंट का भी। जब बाइजेंटाइन एम्पायर में सबसे ख़ास बात है वो यही थी कि हेड ऑफ द चर्च, वरना जो चर्च था वो सरकार से भी ऊपर था। पोप का जो दबदबा था यूरोप के अंदर वो सरकारों से भी ऊपर हुआ करता था, मगर बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ का चर्च का सिस्टम बिल्कुल अलग था। वो रोमन कैथोलिक चर्च के सुप्रीमेसी को ज़्यादातर वो नहीं मानते थे, हालांकि जब क्रूसेड्स होती हैं तो वो मान लेते हैं इस चीज़ को भी। ठीक है, यही कंट्रोल करते सारे काम देश के, राज्य के। भैया एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था, किसी को अपॉइंट करना, डिसमिस करना, सज़ा देना, फाइनल डिसीजन, और सबसे बड़ा जज भी एम्पायर के अंदर यही हुआ करता था यहाँ पर। इससे पता चलता है, अब देखिए जो सक्सेशन मैंने यहाँ पर कहा उसके बारे में यहाँ पे हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं। वो ये है कि कॉइन्स के ऊपर जो राजा हैं, जैसे ये हरकुलिस है, इसकी इमेज को गाड़ा गया, मतलब बनाया गया था, छापा गया था इसको। ये इसलिए किया गया कि भाई ये दिखाने के लिए कि जो आपका राजा है, जो एम्परर है यहाँ पर बेसिलस है, जो उसको ईश्वर ने चुन के भेजा है, रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका, और भगवान का भी इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड पर्सन है यहाँ पर, इसीलिए वो आपके ऊपर रूल कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पर कोई वो चीज़ नहीं है कि भाई आप उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर हो सको। हालांकि यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी हद तक थी कि भैया जो बड़ा बेटा है वही यहाँ पे राज करेगा, मगर यहाँ पर फिर भी चीज़ यहाँ पर ये थी कि राजा के, जैसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन 1,
तो कॉन्स्टेंटाइन के नाम के ऊपर कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे। कई नोबल्स थे, उन्होंने डिसोन करा पुराने एम्परर्स को, और जब वो गद्दी बैठे तो उन्होंने नाम अपना कॉन्स्टेंटाइन रख डाला यहाँ पर, या फिर थियोडिस रख डाला यहाँ पर, कि उन्होंने जो पुराने एम्परर्स थे उनके नाम पे रखा कि हम भी वही हैं, हम आपके मुक्तिदाता हैं, आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं। तो ये चीज़ वहाँ पर चलती थी। मतलब यही है कि बड़ा बेटा बन गया तो बन गया, वरना वही चीज़ है कि तख्ता पलट करके दूसरा राजा बन जाएगा यहाँ पर आकर। इसी वजह से यहाँ पर 22 डायनेस्टीज रूल करती हैं बाइजेंटाइन एम्पायर के ऊपर। अब जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, जो उसका कोर्ट था, मतलब जो दरबार था, उसका भी अपना नाम था यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं सैक्रम कॉन्सिस्टोरियम। मेनली इसको कॉन्सिस्टोरियम बोलते हैं, मतलब राजा, ये राजा हो गया, एम्पर हो गया, ये इसका दरबार हो गया, ये इसको असिस्ट करेंगे, मगर लास्ट जो डिसीजन होगा वो यहाँ पर एम्पर का ही होने वाला है। इनाउच या फिर इनुच यहाँ पर, जैसे कि हम आज भी आज तो नहीं होता ये चीज़, किन्नर तो आज के टाइम में भी होते हैं, मगर जब हम बाद में देखेंगे मीडिएवियल मॉडर्न जब वर्ल्ड में आते हैं यहाँ पर, जहाँ तक हम कहेंगे बादशाहत कायम दुनिया के अंदर रहीं, वहाँ पर बादशाहों के पास होते थे कुछ किन्नर। अब किन्नर यहाँ पर किस लिए थे? किन्नर एक तरह से यहाँ पर पर्सनल गार्ड के तौर पे होते थे राजाओं के, और जो रानियाँ थी उनके साथ भी हुआ करते थे यहाँ पर। वजह यहाँ पर ये थी कोई ख़ास इनके अंदर फीलिंग्स का कहना था कि भाई फीलिंग इनके अंदर होती नहीं है, तो ये किसी के दबाव में आएंगे नहीं जल्दी यहाँ पर। किन्नर्स को यहाँ पर इनोचेबलियंस कहा जाता था इसके अंदर, और यही जो एम्पायर हैं उसके पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे यहाँ पर। और सबसे ख़ास इनके अंदर वो था जिसको यहाँ पे कहा गया है सेकलियंस, जो कि पर्स होल्डर था, मतलब राजा का पर्स पकड़ने वाला। तो यहाँ पर इसके जो हमने कहा कि सैक्रम कॉन्सिस्टोरियम के अलावा यहाँ पर चेबलियन जो थे सबसे ऊपर थे, इससे भी ज़्यादा ये थे, मगर ये चेबलियन जो थे सबसे ज़्यादा इनके साथ में रहा करते थे यहाँ पर। इसके अलावा फिर एम्पायर को कई डिवीज़न के अंदर बांटा गया, जिसको हम यहाँ पर डिकॉइसिस कहते हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब प्रोविंस बोलेंगे इंग्लिश के अंदर यहाँ पर। क्वाइस्टर मतलब चीफ लीगल ऑफिसर, मतलब जज बोल सकते हैं इसको यहाँ पर हम, ठीक है। द कॉमन सैक्रम लार्जिटोरियम टोनम हु कंट्रोल द स्टेटमेंट, मतलब स्टेट खजाने इसके कंट्रोल में थी। सैक्रम लार्जिटियोनम, काफ़ी अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे क्योंकि ये ग्रीक और लैटिन वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड ये यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पे था द मजिस्ट्रेट ऑफिसर, मतलब ऑफिसरम, सीधी बात यहाँ पर इसमें लिखी गई है। इसमें यहाँ पर क्या था भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था यहाँ पर, ये इलाके मतलब जैसे हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट आज के टाइम में होती है, उसका मजिस्ट्रेट था। इसके हाथ में पुलिस भी थी और छोटा एक आर्मी का हिस्सा इसको मिलता था। और इसका काम यहाँ पर जो मेन काम ये था कि भैया जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है पैलेस का वो देखना। हालांकि जो मजिस्ट्रेट उसका काम होता है इलाके को देखना, मगर इसका काम साथ में ये भी था क्योंकि इनको मान लो 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को बुला लिया अपने यहाँ और उसको कहा तुम ध्यान रखो महल का, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर इसी बात थी। आर्मी इसका काम इसका देखना था, भैया आर्मी कैसे जाएगी कहाँ पर, सप्लाईज कैसे पहुँचेंगी यहाँ पर, ये काम उसके ही था। क्योंकि अगर उसके इलाके से गुजर रही है फ़ौज तो सप्लाई लाइन तैयार करना सारा काम उसका ही यहाँ पर होता था। यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी साथ में इसके कंट्रोल में आती थी यहाँ पर। फिर रीजनल पर्पस के लिए यहाँ पर डिवाइड किया गया था एम्पायर को। कई सारी प्रोविंस यहाँ बनती हैं, हालांकि 12 मेन प्रोविंस यहाँ पर रहती हैं, जिसमें कि हमें ये दिखाया मैंने इसकी मैप के अंदर, ठीक है। जिसमें कहा गया कि भैया ईस्टर्न पार्ट के लिए खासतौर पे यहाँ पर था प्रियोटोरियन परफेक्ट ऑफ ईस्ट हु वाज हेड ऑफ रीजनल गवर्नर्स एंड अकाउंटेबल टू द एम्परर डायरेक्टली। मतलब अगर हम इस साइड की बात करें, क्योंकि ये साइड जो है कभी कंट्रोल में हुई कभी कंट्रोल में इनकी नहीं होती, ज़्यादातर छीनती रहती है बार बार इनसे, ठीक है। मैं इसको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको देख लेना एक बार। तो ये प्रोविंसेस के नाम हैं, इनके प्रोविंस के नाम पे इन्होंने इस तरह से बनाया गया था। इसके अंदर देखिए 1 प्रोविंस 2 3 4 5 और ये छोटी सी 6 यहाँ पर हो गई, 7 8 ये इसी का हिस्सा है, ठीक है। 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 12-13 मतलब यहाँ पर प्रोविंस इसके अंदर दिखाई है। हालांकि करीबन यहाँ पर 12 प्रोविंस जो हैं वो लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करती, मगर जब वही बात है जब एम्पायर जो है छोटा बड़ा होता रहेगा तो वो प्रोविंस घटती बढ़ती रहेंगी यहाँ पर।
तो ये सीधी सी बात है कि भाई इसको अपॉइंट किया गया था कि इसने भैया आप एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे, गवर्नर्स आपके कंट्रोल में रहेंगे। शुरुआत के अंदर क्या होता है यहाँ पर बाइजेंटाइन एम्पायर के अंदर कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत जटिल था, यहाँ पर बहुत ही समझना उसका मुश्किल था। इस वजह से यहाँ पे जब इसके ऊपर हम देखेंगे कि भाई यहाँ के इस साइड से इन्वेडर्स अटैक कर रहे हैं, इस साइड से भी अटैक हो रहा है, ये साइडें जो हैं बगावत कर डालेंगी बार बार। तो ये लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को ख़त्म करके, और जस्टिनियन फर्स्ट करेगा ये चीज़, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर कर डालते हैं इसके अंदर अपने एम्पायर के अंदर। फिर लोकल पर्पसेस के लिए भी यहाँ पे था, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अलावा तो होता है ना लोकल पर्पस अपने अपना, जो सब डिस्ट्रिक्ट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सिटी काउंसिल और कर्स। हालांकि शहर का ही हिस्सा होता है डिस्ट्रिक्ट, मगर वो अलग सिस्टम से हमने डिफाइन उसको करा है यहाँ पर। अब इसके जो काउंसलर थे वो रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज़ के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए और कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस, यहाँ पर कि भाई कलेक्शन जो है टैक्स की ये लोग करेंगे फिर आगे देंगे, ये काम इनका रहेगा। 12 बताया मैंने आपको प्रोविंस थे, डियोसिस जो कहा जाता है यहाँ पर, और प्रोविंस के अंदर 100 सब डिवीज़न हुआ करते थे यहाँ पर, और ईच के अंदर हर एक के अंदर आगे 3 डिवीज़न यहाँ पर और भी होते थे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इन द 7th सेंचुरी रीजनल गवर्नर बिकम प्रोविंशियल मिलिट्री कमांडर स्टेट ग्योई, इसको कहा गया स्टेट ग्यू या फिर कह सकते हैं। इसका काम यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये देखो जब तक मजिस्ट्रेट था उसका काम सप्लाई का था, उसका काम में आर्मी नहीं थी, आर्मी का कमांडर अलग होता था यहाँ पर, आर्मी अलग थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर अलग था। मजिस्ट्रेट के पास पुलिस होती थी मगर आर्मी का कोई पूरी तरह से कंट्रोल के पास नहीं था। फिर यहाँ पर क्या किया गया, जब एम्परर ने देखा भाई कॉन्स्टेंट जस्टिनियन ने खासतौर पे यहाँ पर, और बाद में भी आएंगे रूलर जो चेंज करेंगे थियोडियस वगैरह, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई भैया अटैक हो रहा है, इन्वेजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब वे जो ये लोग हैं डिस्ट्रिक्ट वाला है, पुलिस कैसे लड़ रही है आर्मी से, तो इनको आर्मी का भी हिस्सा दिया गया, भाई आपके पास इतनी बड़ी आर्मी का हिस्सा रहेगा, आपके कंट्रोल में ये लोग काम करेंगे। ठीक है, इससे ये हुआ कि ये आर्मी तौर पे पावरफुल हो गया, मतलब आर्मी इनको मिल गई तो ये लड़ सकते थे, अब यहाँ से अपना फैसला काफ़ी हद तक ले सकते थे अपने इलाके का, ये चीज़ की गई। फिर देखते हैं हम यहाँ पर पेट्रियन परफेक्ट जो था अपना, जो वेस्टर्न जो गवर्नर्स का भी गवर्नर था उसको ख़त्म कर दिया गया कि गवर्नर कोई नहीं होगा, गवर्नर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल जाएंगे एम्पर के थ्रू, वो एम्पर के अकाउंटेबल सामने हो जाएंगे यहाँ पर, मतलब बीच का रास्ता ख़त्म किया गया, और जो बीच में मतलब आ रहा था यहाँ पर उसको ख़त्म करके डायरेक्ट ला के रख दिया गया। हालांकि जो हम देखेंगे गवर्नर्स के नीचे कौन थे यहाँ पर, स्टेट के काउंसलर हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, सिस्टम था ऐसा यहाँ पर। तो ये क्या गया है, बहुत सारा काम क्यों किया गया है यहाँ पर भैया, तुर्कों का इन्वेजन है यहाँ पर और वाइकिंग्स भी अटैक कर रहे हैं और इंटरनल सिविल वॉर चल रही बार बार। अब इसमें ही हम देखते हैं कॉर्पस जूरिस सिविल्स, जिसको लाया था यहाँ पे जस्टिनियन वन ने क्या करा यहाँ पर कि भाई जो जितने भी रोमन एम्परर थे पुराने, उनकी स्टेटमेंट को लिया और जिन्होंने बातें फैसले दिए, मान लो कोई लड़ाई चोरी का मुद्दा उठकर आता है तो एम्परर ने किस तरह सुनवाई करी, उसकी किस तरह उसका फैसला लिया, कौन कौन से एम्परर ने मतलब कैसे कैसे करा, उन सबको उसने स्टडी करवाया, पूरा का पूरा बाकायदा एक पैनल बनाया गया लीगल एक्सपर्ट का, उन्होंने उनको जमा करा, एडिट करा कि भाई कहाँ पर हम क्या पॉइंट डाल सकते हैं यहाँ पर, फिर उसको दोबारा से रिवाइज करके लिखा फिर से एक बार, और फिर उसको एक बुक दे के यहाँ पर शक्ल दी गई कि भाई अब जाके ये हमारा मतलब जाकर संविधान बन गया है यहाँ पर। इसमें क्या था भाई, ये करीबन हम देख रहे हैं 11 साल तक ये रूल करेंगे तो ये चीज़ काम आती रहेगी उनके, उसमें लीगल ओपिनियन है, क्राइम है, पनिशमेंट है, उनकी लिस्ट को दिया गया था। इस कोड के अंदर मतलब इस एक में हम कह सकते हैं भाई जैसे सिविल हमारे यहाँ भी होता है इंडिया के अंदर, सिविल कोड अलग होता है, यहाँ पर क्रिमिनल कोड अलग है यहाँ पर। इसमें क्या था भाई, मिलियंस ऑफ वर्ड के अंदर बनाया गया था, इसके अंदर जो 900 साल तक ये रूल करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर की गई थी, यहाँ पर कोर्ट के अंदर चीज़ों को इस्तेमाल कर देते हैं कि भाई कोई जुडिशल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, किसी को गलती हो रही है यहाँ पर, तो उसको सज़ा देने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती थी। तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं यहाँ पर सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी यहाँ पर कैसे थी। यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ जाननी यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जो बाइजेंटाइन लोग थे, जिनको हम बाइजेंटेनियम कहते हैं, वो अपने आप को कंसिडर या फिर रिगार्डिंग मानते थे कि भाई हम जो हैं यहाँ पर डिसेंडेंट हैं एशियंट रोम, एथेंस, ग्रीक लोगों के, कि जो पहले लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, जिन्होंने दुनिया देश चलाया है जैसे वैसे, उनके हम जानने वाले हैं। हमारा कल्चर अपने आप में रिच है बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ जो वहाँ पर चलती आई थी वही चीज़ यहाँ पर भी लागू की गई उस तरह से काफ़ी हद तक।
फैमिली जो होती है यहाँ पर मेन यूनिटी सोसाइटी की, फैमिली बनेगा, फिर उससे कुनबा बनेगा, आगे फिर स्टेट बन जाएगा, जो चीज़ चलती रहेगी मतलब यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है कि सोसाइटी के अंदर आपका जो लेवल है वो क्या होगा, आप अमीर हो, गरीब हो, या बिल्कुल ही साइड में कर देगा लोगों में से हो, ये डिपेंड करता था आपके पास होने वाली वेल्थ से, कि कितना आपके पास पैसा है, आप किस ख़ानदान से हो यहाँ पर, और आपका जन्म किस जगह पर कैसे हुआ है। ये चीज़ यहाँ पर होती थी बहुत ज़्यादा। ये सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल सिस्टम था यहाँ पर। हालांकि अगर भाई पढ़ा लिखा इंसान बन गया, क्योंकि अगर हमने बात करी ना कि जो हम कह रहे हैं सर्कस कॉन्स्टेंटोरियम जो था, मतलब जो कोर्ट था, वहाँ पे अगर आज किसी ने किसी को पैटर्नेज दे डाली उसके पढ़ाई के बेस के ऊपर या किसी की स्किल के ऊपर, तो भाई प्रमोशन हो सकता था यहाँ पे, वरना कोई हिसाब ऐसा नहीं था। हालांकि ऑटो एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे जो खून है उसके नाम पर नहीं थी, मतलब भाई भतीजावाद यहाँ पर नहीं था इस तरह का बिल्कुल भी। रैंक जो थी सोसाइटी के अंदर इंसान को बकाया देखती थी कि भाई किस रैंक का आदमी जा रहा है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर टाइटल हो, सील हो, इंसिग्निया है, पर्टिकुलर कपड़े वो पहनता था, यहाँ पर पर्सनल ज्वेलरी पर होती थी, भैया देख के पता चलता था कि आदमी अमीर है या फिर गरीब है यहाँ पर। और जो हम देखते हैं कि दो यहाँ पर मेन सेक्ट थे, मतलब यहाँ पर दो क्लासेस थी यहाँ पर, अपर क्लास, लोअर क्लास। और ऐसा नहीं था कि ये बदल सकती नहीं थी आपकी, अगर आपके पास पैसा है, अच्छे ख़ानदान में पैदा हो रहा है तो आप अपर क्लास से, वरना आपके पास जो पैसा है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है तो आप लोअर क्लास में पहुँच सकते हैं यहाँ पर। और जो लोअर क्लास है वही इस तरह से अब जो अपर क्लास है उसके अंदर वर्कर्स को भी डिवाइड किया गया था। हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लीगल अफेयर वाले हैं, कॉमर्स में क्या है अपर क्लास आती थी यहाँ पर। फिर आते हैं आर्टिशियन, फार्मर, स्लेव्स एट्सेट्रा, जो कि यहाँ पर लोअर क्लास के मेंबर्स थे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर सोसाइटी के अंदर जो विमेंस थी उनकी पोजीशन यहाँ पर क्या थी। जो औरतें हैं उनकी पोजीशन डिपेंड करती थी मेंस के ऊपर, आदमी के ऊपर। इसमें क्या है कि भैया बाप, बेटा, भाई या फिर हस्बैंड, उसकी पोजीशन यहाँ पर सोसाइटी के अंदर क्या है, वही पोजीशन सेम होगी यहाँ पर औरत की। ये चीज़ यहाँ पर थी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर कोई एलाइट क्लास नहीं थी उस टाइम में, बस यही था कि भैया जिसको सपोर्ट मिल रहा है राज्य तरफ से वो ही मैन यहाँ पर चल रहा है पावर के अंदर। ये चीज़ यहाँ पर थी। मगर यहाँ पे क्या था, जो अपर क्लास की जो औरतें थीं उनके पास एक चीज़ में ख़ासियत ये थी कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती थी यहाँ पर, क्योंकि अब मेरे ख़ानदान से पैसा भी है तो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती थी बाकायदा यहाँ पर। ठीक है, चल जा सकती थी यहाँ पर वो, और शॉपिंग के लिए, पढ़ना लिखना उनके पास यहाँ पर अधिकार इस चीज़ के थे। अब जो गरीब औरत है वो क्या से कर लेगी इन सब चीज़ों को यहाँ पर। जो मतलब जो विधवाएँ थी वो अपने बच्चों की गार्जियन बना करती थी यहाँ पर, गार्डियन मतलब पालने के नहीं बच्चों को, कि अब जिम्मेदारी इस चीज़ के हैं यहाँ पर। ठीक है, और भाई के बराबर ही उनको अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा मिलता था, ये चीज़ भी यहाँ पर थी। अब जब बात आती है यहाँ पे लोअर क्लास की औरतों की, तो भाई उनकी ज़िंदगी जैसे लोअर क्लास की आदमी की थी वैसी ज़िंदगी सेम उनकी भी थी। जो काम उनका आदमी करता था वही काम औरत भी कर सकती थी यहाँ पर, परमिशन इजाज़त मतलब यहाँ पर थी। और सबसे ज़्यादा कहते हैं यहाँ पर जो सबसे गंदा काम माना जाता है यहाँ पे वो होता है प्रोस्टिट्यूशन और एक्ट्रेसेस, मतलब जानते हैं आप जो एक्टर बनना, औरत का मतलब नाचने गाने का काम करना, ये सब चीज़ें बेकार यहाँ पे मानी गई थी इसके अंदर। देन हम यहाँ पे देखते हैं आपका बाइजेंटाइन चर्च या फिर रिलीजन से जैसा बोल सकते हैं इसको हम। इसमें क्या था यहाँ पर, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर बाइजेंटाइन के अंदर मेन रिलीजन था, काफ़ी टाइम तक रहा। शुरुआत में तो नहीं होता, बाद में हो जाता है ये, जब कॉन्स्टेंटाइन वन अडॉप्ट करता है क्रिश्चियनिटी को एज अ स्टेट रिलीजन यहाँ पर। एक मिनट, ठीक है, पैगनिज़म यहाँ पर फॉलो होता था। पैगनिज़म यहाँ पर क्या होता है ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, मतलब जिसके अंदर मतलब धर्म कई तरह के ऐसे हो सकते हैं दुनिया के अंदर इनको मानने वाले, जिसमें आग का देवता अलग है, पानी का देवता अलग है। अब मान लो जो गाय हैं उनका जो देवता होगा वो गाय का शरीर होगा, और शरीर पर जिसम जो सिर होगा वो इंसान का होगा यहाँ पर। इस तरह का सिस्टम यहाँ पर था इसके अंदर पैगनिज़म के अंदर। तो पैगनिज़म को यहाँ पर पहले क्या था कि भाई जो पैगनिज़म वाले थे, जब क्रिश्चियनिटी कॉन्स्टेंटाइन वन ने अडॉप्ट नहीं करी थी, तो पैगनिज़म वाले बहुत ज़्यादा ही सप्रेस करते थे क्रिश्चियनिटी वालों को और उनको मार दिया करते थे यहाँ पर। इवन जो रूलर्स थे वही खुद पैगनिस्ट थे यहाँ पर, तो वही मारते थे लोगों को, आम लोगों को, जिसने क्रिश्चियनिटी अपना ली। बाद में ऐसा ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो क्रिश्चियनिटी जब बनी स्टेट रिलीजन यहाँ पर, तो उसने लाइफ के वहाँ की हर एस्पेक्ट को यहाँ पर इफ़ेक्ट करा, यहाँ पर अफेक्ट करा उसको, मतलब कल्चर हो,
पॉलिटिक्स हो, फॉरेन रिलेशन हो, आर्ट हो, आर्किटेक्ट हो। यहाँ पर कल्चर में अगर हम देखें तो भाई ये सीधे सीधे अपनी पेंटिंग्स हो उन्हीं से पता कर सकते हैं। जो आर्किटेक्चर है दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, रहन सहन, बोल चाल। फॉरेन पॉलिसी में ये है कि भैया मुस्लिम से कैसे उनका रिलेशन रहेगा, किस तरह से रहेगा। जो वेस्टर्न रोमन जो पोप है उससे क्या रहेगा रिश्ता यहाँ पर उनका, ये चीज़ थी। पॉलिटिक्स भी इसमें ही शामिल हो जाती है फिर आकर। अब बात करनी होती है जब हम बात करते हैं चर्च के बारे में, तो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं हागिया सूफी, इसको आया सूफा कहते थे उस टाइम के अंदर, कि उसका जो हेड था उसका नाम यहाँ पे पैट्रियार्च होता था या फिर बिशप, मतलब जो फादर होते थे इनके ही अंडर ये आया करता था, जिसको यहाँ पर एम्परर ही अडॉप्ट करता था, अपॉइंट करता था सॉरी यहाँ पर, और वही इसको रिमूव कर सकता था। मतलब यहाँ पर एम्परर ही ऑल इन ऑल है, पोप की कोई वहाँ पर हैसियत खास नहीं थी, पोप तो था ही नहीं खैर वहाँ पर, ठीक है। यही डिफरेंस था यहाँ पर ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में और वेस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को हम कहते हैं रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर, और यही वजह बनती है लड़ाइयों की भी इनके बीच में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ईस्टर्न साइड में क्या हुआ बीच में चर्च के अंदर। ईस्टर्न साइड में जब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन सॉरी इसमें एक एम्परर आता है, उसका नाम मैंने लिखा भूल गया मैं, उसने बैन कर दिया यहाँ पर इमेजेस को वर्शिप करना। इमेजेस हो, स्कल्पचर हो, मतलब कि किसी भी आकार के अंदर आप जीसस, मैरी या फिर सेंट की पूजा नहीं कर सकते। इसमें उन्होंने ये कहा कि ये पेंटिंग्स हैं, इसमें हम किसी जो आत्मा है, जो पाक आत्मा है, उसको नहीं मान सकते कि वो इस पेंटिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। हालांकि जब बाद में हम देखते हैं कि लियो सेकेंड और कॉन्स्टेंटाइन फाइव जब ये टाइम आता है इनका रूल का, तो उस टाइम तक मुस्लिम से इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी होती है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम इमेज की वर्शिप करेंगे और जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको अपने ऊपर सुपीरियर मान लेंगे। तो ऐसा होता है कि आपस से ये इमेज वर्शिप को बैन को हटा डालते हैं यहाँ पर, और लोग फिर से मूर्ति पूजा करनी शुरू कर डालते हैं वहाँ पर। अब देखें फिर बाद में क्या होता है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे या फिर जो पिक्चर्स के अंदर मानते थे कि भैया जो आत्माएं हैं बसती हैं इसके अंदर, उनका कहना ये था कि जब कोई आर्टिस्ट बनाता है इस चीज़ को, तो वो ये नहीं सोचते कि मूर्ति बना रहा हूँ, वो अपने दिल में तसव्वुर लेकर आता है अपने तौर में कि भाई मैं जो बना रहा हूँ, इसकी पेंटिंग बना रहा हूँ, उसको वो अपनी छाप को उतारता है पेंटिंग के तरीके से यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे मोनेस्टिसिज्म यहाँ पर था, मतलब कि मठ वगैरह होते थे जिसमें हम आश्रम काल बोल सकते हैं, मतलब हमारे देश में भी ऐसा होता है, आश्रम बने होते हैं, लोग जाके रहते हैं, मठ बने हुए होते हैं, मतलब घर बार छोड़ के वाला काम यहाँ पर चलता था उस टाइम के अंदर। रिलीजियस लाइफ यहाँ पर थी। औरतों का भी काम था कि बुढ़ापा आएगा तो आप जाओ मोनेस्ट्री, आदमी के लिए भी यही चीज़ थी, वहाँ जाओ, अब क्राइस्ट की जो सेवा पानी है वो करो यहाँ पर, और जो गरीब लोग हैं उनकी भी हेल्प करो यहाँ पर, ठीक है। दे लिव सिंगल सिंपल लाइफ, कि सिंपल लाइफ जो होगी भाई आपको कोई मतलब नहीं राष्ट्रपाट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, बस आपको गरीबों की हेल्प करनी ही यहाँ पर होती है। इसमें कुछ यहाँ पर जो फेमस जो मॉन्क आते हैं वो हैं सेंट साइरिलिस, जो कि रहे यहाँ पर 1868 में, और उन्होंने ग्लेगोलिटिक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है, इस मतलब उन्होंने इसको इन्वेंट करा यहाँ पर। ये क्या है, जो स्लाविक लैंग्वेज थी जो इन पर हमला करते थे, उनकी भाषा को समझा कहा जाए, पढ़ा कहा जाए, कैसे उनसे बात की जाए, इसके लिए इन सेंट ने ही जब मोनेस्ट्री में ये गए, वहाँ पे लोगों से सीखा, जो स्लाविक लोग आए हुए थे वहाँ पर, तो इन्होंने उनकी ही एक लिपि लिख डाली यहाँ पर। और अगर हम बात करें कि औरतों में कौन था, अन्ना कोमेने यहाँ पर एक मशहूर यहाँ पर सेंट होती हैं, मोनेस्ट होती हैं, मतलब यहाँ पर मॉन्क, जिन्होंने लिखी है एलेक्सीडिया, और उनके एलेक्सीडियन की जिन्होंने किस पे लिखी है, अपने बाप के ऊपर, जो कि यहाँ पर एम्परर थे एलेक्सियोस वन कॉमेनॉन्स, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पे कौन से ख़ास मोनिस्ट साइट थी। यहाँ पर माउंट एथोस थी थेसलोनिका के पास में, और मतलब 40-46 यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, मतलब कुछ आज भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं मोनेस्ट्री, उस टाइम पे थी। अब देखें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, जो आर्ट आर्किटेक्चर है भाई उसका भी, उस पर भी इन्फ्लुएंस है क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहता है इसके अंदर। और रोमन फैमिली, ग्रीक हिस्ट्री, कल्चर को ये मानते हैं, उसी के फॉर्म के अंदर अपनी पेंटिंग्स हो,
या फिर आर्ट वर्क जो भी करते हैं, आर्किटेक्चर वाला काम करते हैं, सारा सारा उसी बेस पर ही करेंगे लोग। अगर हम बात करें रिलीजियस बेस के अंदर, थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जाती थी, यहाँ पर जीसस की माँ मैरी और सेंट, क्योंकि जो कैथोलिक जो होते हैं वो सेंट को भी मानते हैं यहाँ पर। ये देखो जीसस यहाँ पे आ गया, ये मैरी हो गई, और ये बाद में आसपास कौन है, सेंट खड़े हुए हैं, इनको जो खुशखबरी दे रहे हैं इनके पैदा होने की। तो ये चर्चेज़ के अंदर पेंटिंग बनाई गई यहाँ पर। इन्होंने क्या करा, जो नेचुरलिज्म था, क्लासिक ट्रेडिशन जो था, उससे हट के पेंटिंग बनाई। मतलब देखो, एक आदमी है, सिंपल पेंटिंग बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो गोला बनाया गया है इसके आसपास, ये बनाया किसने गया, यहाँ पर पेंटिंग तो बन सकती थी नॉर्मल भी, यहाँ पर ये इसलिए बनाया गया है कि ये दिखा रहे हैं कि इनसे जीसस, मैरी जो किराए जो भी हैं यहाँ पर, सेंट वाला जो भी सारे लोग हैं, इनसे पवित्रता निकल रही है। यहाँ पर दुनिया का जो अंधकार है, रोशनी निकल रही है, और ये दुनिया के अंधकार को मिटा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पेंटिंग के अंदर क्या हुआ भैया, एब्स्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, जिससे वो दिखाना चाहते हैं कि भैया इस पेंटिंग में सिंपल चीज़ यहाँ पर नहीं है, डुअल डायमेंशनल पेंटिंग यहाँ पर शुरू हो गई। मतलब चीज़ एक ही है, उसके अर्थ आप दो निकाल सकते हैं यहाँ पर। पेंट से जो होते हैं यहाँ पर, मतलब जो कलर का इस्तेमाल था, कौन कौन से कलर थे, डीप ब्लू, रेड, इंडिकेट पैटर्न एंड गोल्ड बैकग्राउंड। जैसे कि यहाँ पर गोल्ड बैकग्राउंड है पीछे की तरफ, और जो सिंबल वगैरह का इस्तेमाल किए गए यहाँ पर हैं। अब आर्किटेक्चर में यहाँ पे क्या है, डोम्स। सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर ये थी कि जो रोमन कैथोलिक चर्च में, और हम कहते हैं कि भाई जो ईस्टर्न कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसमें डिफरेंस यहाँ पर ये था कि यहाँ पर डोम्स का इस्तेमाल किया गया था, उसमें डोम्स नहीं थे। जो रोमन कैथोलिक चर्च, वहाँ पे डोम्स नहीं है, वहाँ पे जो है वो इस तरह से नोकदार चर्च बना होता है वहाँ पर। हालांकि उसके ऊपर भी एक डोम बना हुआ है, तो बाद में बनाया गया था जो कि, तो इसका इस्तेमाल किया गया। आर्चेस थी, आर्चेस मतलब जो मेहराबें होती हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, और डेकोरेशन यहाँ पर की गई यहाँ पर, जो कि बाइजेंटाइन पर की छाप है अपने आप के अंदर। छोटी पेंटिंग्स जो थी, पेंटिंग्स भी इनके तरह की होती थी यहाँ पर। और छोटी पेंटिंग बनेगी तो वो लकड़ी की पैनल बनेगी, जिसको आप कील ठुक के टांग सकते थे यहाँ पर। और जो बड़ी पेंटिंग है भैया, उसके अंदर यहाँ पर ये पिगमेंट का इस्तेमाल करते थे, मतलब कलर के वैक्स का सब मिला के इसके अंदर। देखो, मोम लिया है, मोम के अंदर कलर मिलाया और उसको रगड़ के इस्तेमाल करते हैं। जैसे मतलब हम जो आज इस्तेमाल करते हैं मोमी कलर, जिसको हम बोलते हैं, वो चीज़ ये तरह से इस्तेमाल करते थे यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम देखें रिलीजन के अलावा, एम्परर हो, उनकी पेंटिंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। जैसे कि जस्टिनियन फर्स्ट है, इसकी पेंटिंग यहाँ पर है। अब देखो, रिलीजियस सीन और फिगर बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, पेंटिंग के अलावा छोटे छोटे पत्थरों का उन्होंने इस्तेमाल करा, उनको चिपका चिपका के पेंटिंग उन्होंने बाकायदा बनाई है। देखो, जस्टिनियन की पेंटिंग है, तो आप क्या देख रहे हो, छोटा पत्थर है कि यहाँ पर दूसरा पत्थर है, इसको चिपका चिपका के उन्होंने पूरी की पूरी यहाँ पर एक पेंटिंग को बना दिया है। तो इस चीज़ का भी उन्होंने ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया है, जो बाद में बहुत ज़्यादा फेमस होती है यहाँ पर। ठीक है, होली फिगर्स, एम्परर हो, एम्प्रेस को, चर्च के ऑफिशियल हों, इनको दिखाया गया है इन पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, जो रिलीजियस पेंटिंग होती हैं इनको वो आइकॉनोग्राफी कहा जाता है। और देखते हैं जो स्कल्पचर हैं उनको बनाना, यहाँ पर बड़े स्कल्पचर, ह्यूज स्कल्पचर बनाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गया। कभी आप देखोगे कि जो चर्चेज़ हैं उसके बाहर आपको कोई मूर्ति ख़ास नहीं मिलेगी देखने को, मगर जो रोमन कैथोलिक चर्च हैं या फिर जो रोमन चर्च हुए, या अगर हम कहते हैं एशियंट रोम हुआ, वहाँ पर आपको चर्च के बाहर खड़ा बड़ा सा आदमी दिखाई दे जाएगा, बड़े से, ये मान लो चर्च है, चर्च की दीवार है, अब ये खंभे हैं, तो यहाँ से निकलते दिखाई दे जाएगी आपको एंजल लटक रही है जो पानी से डाल रही है लोगों के ऊपर, या फिर मतलब वही है कि पवित्र पानी डाल रही है लोगों के ऊपर, वो चीज़ें यहाँ पे थी। इसमें इस टाइम ये चीज़ें ख़त्म हो गई बिल्कुल, यहाँ पे मतलब बहुत ही कम यूज़ हुई इस तरह से। रोमन जो कैथोलिक चर्च थे, उन्होंने ईस्टर्न जो लोग थे, जो तुर्क्स हैं, उनके छोटे मोटे जो घर थे, उनको देखकर भी काफ़ी सारे डिज़ाइनों का इस्तेमाल किया, जिसमें ये डोम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे है। और 5 डायमेंशनल जो दीवार बनाकर डोम बनाया गया है, वो उस चीज़ का उन्होंने इस्तेमाल यहाँ पर कई सासा मतलब ख़ास तौर पे किया गया है यहाँ पर। जैसे कि ये भी एक चर्च है, बेटा जिसको कहा जाता है यहाँ पर। इसके अंदर देखो कितने सारे मेहराब हैं, 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 मेहराब, फिर यहाँ भी दिख रही है 4, 5 और 6 हो गया, 1 से 7, 8 है, मतलब 8 9 मेहराब इसके अंदर है। और कई सारे मतलब आर्चेज़ हैं, ये जो बनी हुई होती हैं ये आर्चेज़ कहलाती हैं। यानी
ये आर्चेज होती हैं इसके ऊपर। तो ये चीज़ बनानी शुरू कर गई। और इसमें एक चीज़ और थी कि ये जो डोम बनाया गया है, ये डोम ऐसे नहीं थे कि छोटे डोम बनाया गया है। ये डोम आप देखो 50 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। जैसे हागी सूफिया जो है उसका जो डोम है 50 मीटर वो ऊंचा है और 31 मीटर उसकी यहाँ पर डायमेंशन है, यहाँ पर सिर्फ डायमेंशन। और वो जो बाकी में फैला होगा, जो मेहराबों के अंदर फैला हुआ है वो अलग फैला हुआ है पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इन्होंने कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। ईस्टर्न जो कल्चर था उसको ही फॉलो किया। और जो रोमन कल्चर है इसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन थे यहाँ पर, एम्पी थिएटर बनाना, हिपोड्रोम बनाना, मतलब डोम बनाना, मतलब बड़े बड़े डोम बनाना, बहुत बड़े बड़े भात हैं, विलास हैं, इन चीज़ों को बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। चर्चेज में डोम का इस्तेमाल किया जाने लगे यहाँ पर, मोनेस्ट्रीज के अंदर दीवारें बनाई जाने लग गई यहाँ पर। तो ये चीज़ें की गई थी प्रोटेक्शन के लिए भी। ये जो फ़ोटो है ये हागिया सूफिया, इसको आया सूफिया कहते हैं, मस्जिद आज के टाइम में ये मुस्लिम के कंट्रोल में, ठीक है। लकड़ी, अब यहाँ पे हम बात करें इन्होंने कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया। भाई बेक ब्रिक्स होती थी, बड़ी बड़ी ईंटें, उनका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। छतों के अंदर जो लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। और अंदर के साइड से उन्होंने क्या करा, उसके अंदर मोर्टार लगाया, मतलब पत्थर के अंदर सीमेंट मिलाकर जो बनती थी उस टाइम में, उसका इस्तेमाल उन्होंने करा है। और ये बात है कि भाई वो आज तक भी टिके हुए हैं। एक बात है, ये चीज़ 1000 साल से टिकी हुई है बहुत सारी यहाँ पर, ठीक है। छतों को अंदर से ढका गया है और बाहर से क्या है, सिंपल मार्बल लगाया गया है या फिर कोई पत्थर लगाया गया है इसके ऊपर। अंदर से अगर देखेंगे भैया कई तरह की डिज़ाइनिंग यहाँ पर की गई है। जैसे मैंने इसका एक फ़ोटो आगे भी इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पर क्राइस्ट या फिर जो एंजल्स इन्होंने इसके अंदर लगा रखी हैं। हालांकि इसको हटाया नहीं क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, बता दिया मैंने हागिया सूफिया है कि भैया होली गॉड की जो ज़मीन है यहाँ पर ये बनाई गई थी यहाँ पर, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक बनती रही यहाँ पर। 532 से 580 तक बनाई गई है। और क्या क्या साइज़ का देखो यहाँ पर, 76 से लेकर 76 बाई 69 की मतलब लंबाई है, लंबाई चौड़ाई इसकी इस तरह से है। मतलब 76 तो ये इतनी यूँ है यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक आ रही है। और जो 69 जो है वो ये लंबाई है, चौड़ाई है इसकी यहाँ पर। फिर इसकी हाइट की बात करें तो भाई ये जो जा रहा है ना डोम 55 मीटर ऊंचा है यहाँ पर। और जो फैलाव है इसका 31 मीटर का फैलाव है इसका, 31.8, ठीक है। 5 इसके अंदर मेन यहाँ पर आर्चेस हैं, 4 आर्चेस हैं यहाँ पर। देखो ये साइड की दीवार एक ये आर्च हो गई, ये वाली सामने की आर्च हो गई इसके अंदर, और जो साइडों की दो आर्चें हैं वो इसके अंदर हो गई। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था उस टाइम के अंदर। आज के टाइम पे ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च यहाँ पर कहा जाता है इसको। डोम के अंदर देखो यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग बनाई गई थी यहाँ पर। डोम के अंदर मेन चीज़ यहाँ पर ये थी भैया, वो मैसेज देते थे कि भैया हम मैसेज दे रहे हैं कि क्राइस्ट का जन्म हुआ तो वो खुशी की बहार दुनिया में आ गई, उन्होंने दुनिया से अंधकार को मिटा दिया यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर बनाई गई यहाँ पर। ये धार्मिक आर्ट थी। धार्मिक आर्ट के अलावा भी सेक्युलर जो आर्ट्स हैं उसका इस्तेमाल किया। जैसे हमने कहा पोर्ट्रेट है एम्परर के और प्रिंसेस के, प्रिंसों के, यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर रहती है, ठीक है। इसने क्या करा, जब ये आर्ट को इस्तेमाल किया गया तो आप देखेंगे जब बाइजेंटाइन एम्पायर ख़त्म हो जाएगा तो बाद के चर्च और इवन आज तक भी इसका इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर दिखाई देता है। तो ये वीडियो हमारी हो गई कंप्लीट यहाँ पर। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी देखते हैं किस चीज़ से बनाते हैं हम यहाँ पर। तो वीडियो फ़िलहाल यहाँ पर बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में हमने कंप्लीट कर ली है। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर लगी हो हेल्पफुल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।